दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि कोई बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मान लीजिए वह 10 सेंटीमीटर तो उसे हम 5 सेंटीमीटर कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये समझाना है। तो देखिए उत्तर देखिए, यहाँ पर रहेगा कूलाम का नियम। यहाँ पे रहेगा कूलाम। तो यहाँ पे आपको ये देखो कुलो लिखा है, यहाँ से काटिए इसको। यहाँ पे रहेगा क्या, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, देखिए कूलाम का नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, जो कूलाम का नियम होता है, ये क्या होता है कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई दो बिंदु आवेश है, उनके बीच जो बल लगेगा, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे देखिए, मान लीजिए दो बिंदु आवेशों के बीच हमारा F बल लगता है, तो F बल किसके बराबर होता है, उसके बीच की दूरी के कह रहा कि व्युत्क्रमानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती होता तो होता क्या, आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो दो बिंदु आवेशों, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, देखिए कुलो का नियम यहाँ पे रहेगा कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल क्या होता है, यफ जो होता है, क्या होता है, यफ जो होता है उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर के वर्ग इसका करेंगे व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसका उल्टा है, इसके बटे में ऊपर 1 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर 1/r स्क्वायर। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है एफ, वो होता है किसके, उन बिंदुओं के बीच की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा हो जाएगा एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। आगे देखिए, जहां पे एफ जो है बल है और आर जो है दूरी है, आपको परिभाषा से ही मालूम हो गया है। अब देखिए, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो, यदि हम दूरी को आधी कर दें, यानी आर हमारा जो इसको आधा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा 1/r जो है, तो अगर हम इसको आधा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम आधा करेंगे तो हम इसके बटे में 2 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा r/2। दूरी को जब हम आधा करेंगे तो हमारा r/2 होगा। दूरी r होती है तो उससे जब आधा करें तो देखिए हो जाएगा r बराबर r/2। दूरी को जब आधा करेंगे तो आधी दूरी को हम r डैश मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा r डैश है। तो देखिए तब बल की गणना करने के लिए f डैश बराबर क्या होगा, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको आधा कर दिया है, और f व्युत्क्रमानुपाती होगा 4/r स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4/r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा f बराबर हो जाएगा 4f। क्या हो जाएगा, 4f। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा। बल जो है क्या है, 4 गुना, देखिए 4f 4 गुना बढ़ गया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर, एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। देखिए यहाँ पे कोई ये बिंदु है और जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, इनके ऊपर से नहीं जा सकती, इसे यहाँ पे कट नहीं बन सकता, कहीं से भी कट नहीं बनता है। क्यों, देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि क्योंकि देखिए, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं सदिश मात्राएं हैं। जो विद्युत बल रेखाएं सदिश मात्राएं हैं
और उन्हें एक ही दिशा में होना चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से चलती हैं विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से। तो अगर ये अपनी दिशा बदलेंगी तभी तो एक दूसरे को काटेंगी, अब दिशा नहीं बदलेंगी तो सीधी निकल जाएंगी। और देखिए विद्युत बल रेखाएं एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर मान लीजिए यहाँ से विद्युत बल रेखा जा रही, एक यहाँ पे जा रही, तो ये किसी और दिशा में नहीं हो सकती, ये इसी दिशा में जाएगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इससे दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र होंगे जो असंभव हैं। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इनका विद्युत क्षेत्र दो दिशा में हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है। अब आगे देखिए चौथा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं और एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में नहीं हो सकती। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह विद्युत क्षेत्र के सिद्धांत का एक मूलभूत नियम है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटें हैं, उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारिता घटेगी या बढ़ेगी। तो देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर 1 देखिए परावैद्युत पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक एफ एप्सिलॉन अधिक हो जाता है, जो कि धारिता को बढ़ाता है। जो उसका स्थिरांक है बढ़ जाता है, जो कि धारिता को बढ़ाता है। दूसरा है परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाता है, जिससे धारिता बढ़ती है। और तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे धारिता बढ़ती है। जब परावैद्युत पदार्थ में भरेंगे तो उस संधारित्र की जो प्लेट होती है उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे इनकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। आगे देखिए धारिता की वृद्धि का सूत्र क्या होता है, देखिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटे डी। जहां पे देखिए जहां पे जो C हमारा है ये है धारिता, एप्सिलॉन नॉट जो है यह शून्य स्थिरांक, और एप्सिलॉन आर जो है यह परावैद्युत पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, और ए जो है यह प्लेट का क्षेत्रफल, और डी जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब आगे देखिए परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या क्या होता है, एक तो होता है वायु, दूसरा होता है पानी, तीसरा होता है क्या, यहाँ पे लिखा माइका, तीसरा होता हमारा होता है प्लास्टिक, और पांचवा होता है सिरेमिक। तो इसे आप काट दीजिए, चार को ही जानिए। आगे देखिए तो परावैद्युत पदार्थ का चयन संधारित्र के अनुप्रयोग और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 देखिए क्या है, क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। धारिता क्षेत्रफल के अनुपात में बढ़ती है, जिस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ता है उस प्रकार से धारिता भी बढ़ती है। दूसरा देखिए क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है। जो धारिता होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है, यानी उसके उल्टे में बढ़ती है। तीसरा है परावैद्युत पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक एप्सिलॉन आर। तो धारिता डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के अनुपात में बढ़ती है। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्या है, प्लेटों का पदार्थ, प्लेटों के पदार्थ की विद्युत संचालन क्षमता धारिता को प्रभावित करती है। पांचवा है तापमान। तो देखिए तापमान में परिवर्तन से धारिता में परिवर्तन हो सकता है। छठवां है आवृत्ति, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो उच्च आवृत्ति पर धारिता में परिवर्तन हो सकता है। अब आगे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, अभी आपने जो पढ़ा है वही है। अब आगे देख लेते हैं, इसको एक बार हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर चार गुनी कर दी जाती है
तो तार के एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखिए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए उत्तर देखिए इसका, एक तार की लंबाई खींचकर 4 गुनी कर दी जाए तो नंबर 1 प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध पे क्या होगा, तो प्रतिरोध लंबाई के अनुपात में बढ़ता है, इसलिए प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुपात में बढ़ता है। आप जितनी गुना लंबाई बढ़ाएंगे उतनी गुना प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारा नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, सूत्र n गुणे पुराना प्रतिरोध। तो हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं यानी n का मान 4 है, 4 गुणे हमारा r हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा r डैश बराबर क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध बराबर पुराना प्रतिरोध का 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वह 4 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रतिरोधकता पदार्थ की एक विशेषता है और लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, इसलिए प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग, विद्युत धारा का वेग। तो देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, मतलब अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना करते हैं। तो देखिए अनुगमन वेग प्रतिरोध और धारिता पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई के परिवर्तन से अनुगमन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि धारिता भी लंबाई के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला टॉपिक क्या, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए कह रहा है कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो देखिए 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा। देखिए हमारा हेडिंग है एम्पीयर की परिभाषा। देखिए क्या होता है, दो समतुल्य धारावाही चालकों के बीच 1 मीटर की लंबाई पर 1 न्यूटन का बल लगने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा को 1 एम्पीयर कहते हैं। कह रहा है कि दो समतुल्य धारावाही चालक के बीच 1 मीटर की लंबाई पर 1 न्यूटन बल लगने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा जो होती है, मान लीजिए कि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है और इस पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है और इस पर जो धारा होगी, आवश्यक धारा की मात्रा होगी, वही होगी 1 एम्पीयर। अब देखिए इसका गणितीय रूप क्या है, गणितीय रूप यानी इसका सूत्र 1 एम्पीयर का। देखिए F बराबर म्यू नॉट इंटू Li1I2 बटे में 2 पाई आर, तो ये होता है सूत्र। देखिए जहाँ पे हमारा F जो है ये बल है, म्यू नॉट जो है चुंबकीय स्थिरांक है, I1I2 धाराएं हैं और R जो है यहाँ पे ये चालकों के बीच की दूरी। एम्पियर की परिभाषा के आधार पर, अब देखिए एम्पियर की परिभाषा के आधार पर इसकी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 किलोग्राम या फिर मीटर बटे में क्या, सेकंड प्रति सेकंड इंटू कूलाम। तो ये होगा इसका आधार पर इसकी परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय मात्रा प्रणाली SI में धारा की मात्रा की मूल इकाई है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए अनुनादी आवृत्ति हमारा हेडिंग है, अनुनादी आवृत्ति जिसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा की अधिकतम मात्रा प्रवाहित होती है और सर्किट का प्रतिरोध न्यूनतम रहता है। अनुनादी आवृत्ति क्या है, अनुनादी आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा की अधिकतम मात्रा प्रवाहित होती है और सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम यानी कम होता है। अब देखिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या है, देखिए F नॉट बराबर 1/2 पाई रूट में LC, ये होता है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। जहाँ पे देखिए क्या है, जहाँ पे F जो नॉट जो है वो है अनुनादी आवृत्ति, ये जो है ये अनुनादी आवृत्ति है और यहाँ पे जो L है, L जो आपका है ये है इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है ये, और C जो ये है कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी इसका है, और पाई जो है ये तो है पाई, इसका मान होता है 3.14।
तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।